हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। ओके। और इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, डेटा क्या होता है। देन उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। देन सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट क्या होता है। देन हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और चांसेस और प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये हम सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहला है हमारा डेटा। सो डेटा क्या होता है बच्चों? इट इज refers to a collection of facts, figures, numbers, words, measurements, observations और description of things. ओके। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है या फिगर्स को कलेक्ट करते हो, नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं या कोई थिंग्स की डिस्क्रिप्शन है, ये सब एक कलेक्शन होता है। और ये सब क्या होता है? डेटा होता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं बच्चों, जो मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। In your day-to-day life, you might have come across information such as the first one is runs made by a batsman in the last 10 test matches. तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों डेटा कलेक्शन का। ओके। डेटा कलेक्शन क्या होता है बच्चों? हम जिस चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं दैट रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, तो उसके लिए आपको एक डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उस इंफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा। या फिर अगर हम नंबर्स ऑफ विकेट्स, ओके, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज, तो ये भी एक तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्शन है जिसको हम डेटा बोलेंगे। Marks scored by the students of your class in the mathematics unit test. ओके बच्चों, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डेटा। ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा। देन हमारे पास है बच्चों नंबर ऑफ स्टोरीज बुक्स रीड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, एक सेकेंड बच्चों। सो नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स read बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, तो ये भी एक कलेक्शन है। ओके। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं बच्चों डेटा के। तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इन ऑल सच केसेस, इसको हम बोलते हैं डेटा। जैसे आप अपनी क्लास के बच्चों के मार्क्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो, या अपने क्लास के बच्चों की हाइट्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो, या उनके वेट को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? डेटा। ओके। सो ये होता है इसका मीनिंग। अब हम आगे करेंगे। अब ये जो डाटा होता है, ओके, इसको हम कई बार ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम उससे क्लियर आइडिया ले सकें कि वो क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। और अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम एक ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। ओके। सो वही होता है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Once data is organized, it can be presented graphically through various types of graphs. So to make it easier to understand, compare and analyze. Okay? तो जब हम अपने इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली शो करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कोई और डेटा से कंपेयर करना और उस पे अपना रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन देना, एनालाइज करना। ओके। सो कौन कौन से टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों? सबसे पहला है हमारे पास पिक्टोग्राफ, देन है बार ग्राफ एंड देन है डबल बार ग्राफ। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिक्टोग्राफ से। ये एग्जाम्पल है हमारे पास पिक्टोग्राफ का। पिक्टोग्राफ का क्या मतलब होता है बच्चों? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। मतलब हम सिंबल्स के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 मंथ हमने लिए हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और हर एक के आगे आपको एक पिक्चर दिख रही है जो कि कार है। ओके। जो एक कार हमने यूज किया है, जो एक कार है वो 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो वन सिंबल का मतलब है 100 कार्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितनी कार्स जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। तो पहले हम इस टेबल को फिल करते हैं बच्चों, उसके बाद हम अपने आंसर्स देंगे।
जैसे यहाँ पर ये जुलाई है, जुलाई मंथ में ये एक कंप्लीट कार कितनी कार्स को रिप्रेजेंट करेगी? 100। ये 100 और ये ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि इन्होंने हाफ कंसीडर किया हुआ है, तो ये हो गया 50। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 250। इसका मतलब जुलाई मंथ में 250 नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो प्रोड्यूस की गई। अगस्त में बच्चों 3 कंप्लीट कार्स हैं, तो 100, 100 एंड 100, तो ये हो जाएगा 400। सितंबर में हमारे पास है 100, देन अगेन 100, तो हमारे पास 4 कंप्लीट कार्स हैं। तो इसका मतलब सितंबर में 400 नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस की गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो हमारे पास आंसर है बच्चों 250। इसका मतलब हम अपने डाटा को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड आंसर देना हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। जैसे हमने बहुत क्लियरली इसका आंसर दे दिया कि मंथ ऑफ जुलाई में कितनी नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुई थी। ओके, अब हमारे पास है इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। तो सबसे ज्यादा कार कौन से मंथ में प्रोड्यूस हुई हैं बच्चों? सितंबर। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो ये होता है बच्चों पिक्टोग्राफ, जिसको अपने डाटा को आप पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट करेंगे बार ग्राफ। सो बार ग्राफ क्या होता है बच्चों? जैसे आपको ये बार दिख रहे हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। A display of information using bars of uniform width, their heights being proportional to the respective values. Okay? So ये जो width देख रहे हो ना आप, ये बार की, ये जो width होती है ये सेम होती है। जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो आपको पता है कि ग्राफ में ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, तो आपको हर एक ब्लॉक छोड़ के इसको ड्रॉ करना होता है। ओके बच्चों, सो हर एक ग्राफ पे जब आप बनाओगे इसको तो आपको एक एक ब्लॉक छोड़ोगे और एक एक बार बनाओगे, और ये जो बार आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल शेप में है। ओके, और जो भी हमारा डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, हम उसको इस बार ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड है। ओके, सो बार्स आर ऑफ इक्वल गैप, इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक एक ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा हर एक बार के बीच में। ओके, और जो बार की हाइट होगी वो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो हम इसके अब आंसर देते हैं बच्चों। हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो अगर आप इसको देखो बच्चों, तो यहाँ पर हमें ईयर दे रखे हैं एकेडमिक ईयर्स। इन एकेडमिक ईयर्स में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं इन क्लास 8। इसका मतलब 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास 8 में, ये इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों, represent the number of students in class 8th. Okay, number of students in class 8th। ये क्या ईयर है मेरा? हमारा बच्चों 2003 से 8 तक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं from 2003 to 2008। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास in which year is the increase in the number of students maximum। तो हमें ये नहीं बताना कि मैक्सिमम स्टूडेंट का कौन से ईयर में थे, हमें बताना है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम किस में थे। सो बेटर है बच्चों, पहले हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर आप ये देखो तो ये क्या होगा बच्चों? 100, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये कितना होगा? 200, और ये कितना आ रहा है बच्चों? 250। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 300, और ये है 350। तो कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये वाला, इन सब के बीच में 50-50 का गैप है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में सबसे ज़्यादा गैप है 100 का। ये गैप हमने यहाँ से नंबर्स के थ्रू निकाला है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को भी ऑब्जर्व करोगे तो भी आप देख सकते हो कि ये गैप जो है वो कम है इस वाले गैप से। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ओके, सो 2004 to 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ओके, अब क्वेश्चन है इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। अब जिस बार, जो बार आपका होगा बच्चों जो सबसे ज्यादा होगा, ओके, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम होंगे, जो कि है 2007 to 8।
तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पहले निकालनी है। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम ग्राफ को देखकर भी अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो ग्राफ है ये सबसे बड़ा बन रहा है। ओके, और इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। The number of students during 2005 to 6 is twice that of 2003 to 4. Okay? So 2003 to 4 में थे हमारे पास बच्चों 100 और 2005 और 6 में हमारे पास 250। तो ये इसका डबल तो नहीं है। अगर ये डबल होते तो ये 200 होते। इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ओके? तो इस तरीके से आप अपने बार ग्राफ को ऑब्जर्व करके उसके आंसर्स दे सकते हो। ओके? अब हम आगे देखेंगे। थर्ड है बच्चों हमारे पास डबल बार ग्राफ। ओके, अब बार ग्राफ, सॉरी बच्चों, ओके, so a bar graph showing two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of the data. So आप देख सकते हो इसका नाम ही क्या है, डबल बार। इसका मतलब हम यहाँ पे दो दो आप कह सकते हो ईयर्स या दो चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो सेट्स ऑफ डाटा को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ऐसा करने से हम उसको कंपैरिजन जो होता है वो इजी हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो बार है वो ऐसे वाइट है और एक जो है वो ग्रे है। सो जो वाइट वाला है वो कौन सा ईयर शो कर रहा है, 2005 टू 6, और जो ग्रे वाला है वो 2006 टू 7। ये ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। इसका मतलब 2005 टू 6 और 6 टू 7 में इन सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स जो हैं वो बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं उसका डाटा हमें यहाँ दे रखा है। ओके, सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ। ओके, द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों यहाँ पर, it represent the marks obtained by students in different subjects, okay, in 2 years, 2005 to 6 and 6 to 7। ओके बच्चों, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। In which subject has the performance improved the most? ओके, सो जिस दो बार ग्राफ में मीन्स जिस दो बार्स में बच्चों ज़्यादा गैप होगा वहाँ पर इंफॉर्मेशन, वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। ओके बच्चों, तो आपको इसमें वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ग्राफिकली देख सकते हैं। अगर आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। आप देखो यहाँ पे जो गैप है वो इतना है, ये गैप और ये गैप, और यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो गैप है आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है। ओके, सो हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट। ओके, मतलब लास्ट ईयर से 2005 टू 6 से 6 टू 7 में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो बच्चों 2005 टू 6 में जो मैथ्स का वैल्यू था वो 30 था, और 6 टू 7 में वो जो वैल्यू हो गया वो 60 हो गया। तो 30 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है वो मैथ्स में हुई है। ओके बच्चों, सेकंड है, थर्ड है इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरोरेटेड। मतलब कौन से सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हुई है, इम्प्रूव नहीं हुई है, डिटेरोरेट हुई है। सो जिसमें अगर आप देखोगे कि जो वाइट वाला ग्राफ है इंग्लिश में वो पहले ऊपर था। ओके, अगर मैं इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालूं बच्चों तो ये आई थिंक 50 आएगी और ये ऑलमोस्ट 45 आएगी। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इंग्लिश में वो 2006 टू 7 में कम हो गई है, बच्चों को कम मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब इंग्लिश में जो है वो परफॉर्मेंस डिटेरोरेट हुई है। इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस एट पार। एट पार मतलब कोई चेंज नहीं आया है, ना ही इंक्रीज हुआ है ना ही डिक्रीज, और वो क्या है बच्चों, हिंदी। देखो दोनों का लेवल सेम है। ओके, सो इस तरीके से हम अपने ग्राफ को देख के अपना आंसर दे सकते हैं। ओके बच्चों,
तो अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैंने ट्राई बेस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें मैं आपको शो करूंगी कि आप ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो एप्रोप्रिएट ग्राफ है, आपको खुद से सिलेक्ट करना है, खुद से चूज करना है कि आपको कौन सा ग्राफ इसमें बनाना चाहिए। ओके, तो जब आपको बच्चों इंडिविजुअली कोई आइटम दे रखे हैं, कोई लाइक जैसे यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, ये इंडिविजुअली हैं, ये कुछ आइटम्स हैं। ओके, तो इनका जैसे जुलाई में जुलाई में 1000 है तो सिर्फ जुलाई का अलग से बनेगा, अगस्त का अलग से बनेगा, सितंबर का अलग से बनेगा। इसका मतलब आपको इसमें बार ग्राफ बनाना है। ओके, और यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो जो बच्चों पहले लिखा हुआ है वो यहाँ आपका हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे आएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, ये जीरो लिखते हैं हम। आप अपने बार ग्राफ में देख सकते हो, ये है। मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए हमें कैसे बनाना है। एक ब्लॉक हम छोड़ेंगे और फिर एक ब्लॉक में हम जुलाई लिखेंगे, फिर एक ब्लॉक और छोड़ेंगे हम। ओके, और एक ब्लॉक में हम अगस्त लिखेंगे, फिर एक ब्लॉक और छोड़ेंगे और एक ब्लॉक में हम सितंबर लिखेंगे, फिर एक ब्लॉक और छोड़ेंगे बच्चों और अक्टूबर लिखेंगे, देन एक ब्लॉक और छोड़ के फिर नेक्स्ट ब्लॉक में नवंबर लिखेंगे, एंड एक ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट ब्लॉक में दिसंबर लिखेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे लिख देना है मंथ। ओके, और इस साइड आप लिख दोगे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कितना मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर है हमारे पास 1000 और मैक्सिमम है हमारे पास 2500। तो हम यहाँ पे 500 का गैप भी ले सकते हैं बच्चों। ओके, तो चलो 500 का गैप लेते हैं, और थोड़ा सा कम गैप भी ले सकते हो, लेकिन अगेन आपको एक एक ब्लॉक छोड़ना है। ये वाला ब्लॉक हुआ आपका 500, देन ये वाला ब्लॉक हुआ आपका 1000, देन एक और ब्लॉक हुआ 1500, देन आएगा बच्चों 2000, एंड देन एक ब्लॉक होगा आपका 2500। ओके, अब हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों। सो एक मिनट बच्चों। ओके, सॉरी। सो हमारे पास जुलाई में है 1000, तो मैं यहाँ जुलाई में बनाऊंगी बच्चों 1000 ऐसे। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, अगस्त में 1500। ओके, सो अगस्त में हम बनाएंगे 1500, देन हमारे पास है बच्चों सितंबर में 1500 अगेन, तो ये एग्जैक्ट बनेगा। लेकिन आप देख रहे हो मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सितंबर के ही ब्लॉक में बना रही हूँ और एक एक ब्लॉक हम छोड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। ओके, और आप भी ऐसे ही पहले ही मार्क करोगे। अब हमारे पास है अक्टूबर 2000। ओके, अब है हमारे पास बच्चों नवंबर में 2500। तो देख सकते हो एक ब्लॉक आपको और ऊपर जाना है। देन हमारे पास बच्चों 1500। सो इस तरीके से बच्चों आपका भी ये बार ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको लिखनी नहीं भूलनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आपको मंथ लिखना है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड लिखना है। इधर आप वाई एक्सिस भी लिख सकते हो और इधर एक्स एक्सिस। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है। यहाँ पर भी आपको जो है इंडिविजुअल आइटम्स दे रखे हैं, जैसे स्कूल ए, स्कूल बी,
स्कूल सी। मतलब फर्स्ट कॉलम में सिर्फ और सिर्फ स्कूल ए की इंफॉर्मेशन है, बी कॉलम में सिर्फ स्कूल बी की इंफॉर्मेशन है, और सी कॉलम में सिर्फ स्कूल सी की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम इसमें बार ग्राफ बनाएंगे। बट यहाँ पर हमारे पास वॉकिंग है और साइकिलिंग है, हमें दो चीज़ें दे रखी हैं जो हमें एक ही ग्राफ पे दिखानी है। इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो अब हम इसका डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पर स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी है, लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ शो करना है। तो पहले मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख रही हूँ, फिर ये देखो मैं एक ब्लॉक छोड़ूंगी, फिर ये एक ब्लॉक जो है वो जो वॉकिंग का होगा और एक ब्लॉक साइकिलिंग का होगा, फिर मैं एक ब्लॉक छोड़ूंगी। ओके, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक ब्लॉक वॉकिंग का और एक साइकिलिंग का, फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वॉकिंग का और साइकिलिंग का, फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे और इस तरीके से करेंगे। और आई थिंक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ तीन ही स्कूल है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्कूल आएगा बच्चों, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ ए, ये होगा बी और ये होगा बच्चों सी। ओके, अब हमें यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पे लेना है चिल्ड्रन हु प्रेफर, मीन्स वॉकिंग और साइकिलिंग, वो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखोगे। अब आप यहाँ पर देखो, वॉकिंग में जो सबसे मिनिमम नंबर है वो 15 है और जो मैक्सिमम है वो 55 है। साइकिलिंग में जो मिनिमम है वो 25 है और मैक्सिमम 45 है। तो मतलब हमें एटलीस्ट मिनिमम 15 से हमारा होना चाहिए स्टार्ट, और हमारा 55 तक जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ बच्चों, मैं 10-10 का गैप ले लेती हूँ हर एक ब्लॉक में। ये हो गया 10, देन ये हो गया 20, देन ये हो गया 30, देन 40 एंड देन 50 और एक और 60। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वॉकिंग का। ओके, और हम साइमल्टेनियसली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम वॉकिंग का ड्रॉ करते हैं। वॉकिंग का क्या है बच्चों, 40। तो मुझे यहाँ पर ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये बनेगा 40। ओके, अब हम दूसरा बनाएंगे जो कि हमारा स्कूल बी का है, 55। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी बच्चों। आप चाहो तो दोनों साइमल्टेनियसली बना सकते हो, पहले वॉकिंग साइकिलिंग, फिर वॉकिंग साइकिलिंग स्कूल बी एंड वॉकिंग साइकिलिंग स्कूल सी। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये यहाँ पर आएगा। ओके, सी, यहाँ पर ये 50 है तो ये 55 है। ओके, इसीलिए इसके सामने आएगा। सिमिलरली 15 यहाँ पर होगा बच्चों। ओके, 25 यहाँ पर होगा और 35 यहाँ पर होगा। ओके, तो अभी हम स्कूल सी का बनाएंगे जो कि है 50, तो 15 सॉरी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हमारा 15। नेक्स्ट है हमारा साइकिलिंग। ओके बच्चों, ये वाला जो है ये मैंने गलत कर दिया था, अब मैंने इसको सही कर दिया है, मैंने ये यहाँ पे बना दिया था। ओके, अब हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइकिलिंग, और साइकिलिंग है हमारा पहला 45 फॉर स्कूल ए। तो अब हम यहाँ पे स्कूल ए बनाएंगे जो कि 45 तक जाना है हमें। ओके, तो अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बच्चों, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है बच्चों, आप कैसे करोगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब हमारे पास है 25, तो हम पहले 25 बनाएंगे बच्चों। तो 25 बच्चों आपका यहाँ तक जाएगा। ये बिल्कुल इसके क्लोज होना चाहिए बच्चों, ये गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमें बनाना है 35।
35 बच्चों यहाँ तक जाएगा। और इसका भी हमें कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर, ये हमने बना दिया है बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एक, ओके, ये ऐसे एक छोटा सा बॉक्स ऐसे बना दूंगी। और बच्चों इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा दूंगी। अब ये हमारा बन चुका है। ओके, तो आपको क्या करना है, सी, आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है कि जो ये वाला है वो स्कूल ए है और ये आपका स्कूल, हाँ सॉरी बच्चों, ओके, ये है आप लोगों का वॉकिंग और ये है साइकिलिंग। ओके, अब जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग किसी भी एक को आप ऐसे शेड कर सकते हो और एक को आप ब्लैंक दिखा सकते हो। ओके, या उसको किसी और तरीके से आप शेड कर सकते हो ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि वॉकिंग कौन सा है और साइकिलिंग कौन सा है। ओके, सो हम लोगों ने बच्चों डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ कर लिया है, आज हम इतना ही करेंगे, सो थैंक यू।